हिंदू धर्म में समय को ना एक सीधी लाइन की तरह नहीं देखा जाता। ये एक साइकिल है, एक चक्र, जिसे हम युग चक्र कहते हैं। और हम सबने ये सुन रखा है कि भाई हम तो कलयुग में जी रहे हैं, मतलब अंधकार का युग। पर क्या ये पूरी सच्चाई है? क्योंकि जब हम अपने पुराने ग्रंथों को खंगालते हैं ना, तो एक ऐसा रहस्य सामने आता है जो समय को लेकर हमारी पूरी सोच को हिलाकर रख सकता है। तो चलिए आज इसी प्राचीन पहेली की तह तक चलते हैं। हमारा सबसे बड़ा सवाल बस एक है, आखिर ये कलयुग, ये मॉडर्न एज शुरू कब हुआ? इसका जवाब हमारे ग्रंथों और आसमान के तारों के बीच कहीं छिपा हुआ है, और वो भी विरोधाभासों से भरा हुआ। इस रहस्य को परत दर परत खोलने के लिए हम अपनी पड़ताल को इन 5 हिस्सों में देखेंगे। हम युग की पहेली से शुरू करेंगे, फिर समझेंगे कि युग का मतलब सिर्फ समय ही नहीं है, फिर तारीखों के झगड़े को देखेंगे और आखिर में एक ऐसे रहस्य पर पहुंचेंगे जो आज भी अनसुलझा है। तो चलिए इस पहेली के पहले टुकड़े से शुरू करते हैं। सबसे बड़ी उलझन पता है क्या है? हमारे प्राचीन ग्रंथ ही इस बात पर एकमत नहीं है कि एक युग आखिर होता कितना लंबा है, और बस यहीं से सारा कंफ्यूजन शुरू होता है। और यहीं पर ना कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। देखिए, 2 बिल्कुल अलग अलग बातें सामने आती हैं। एक तरफ है वेद, जो कहते हैं कि युग छोटे होते हैं, कभी 1 साल, कभी 5, तो कभी 12,000 साल। लेकिन फिर दूसरी तरफ आते हैं पुराण, जो कहते हैं नहीं, युग तो दिव्य होते हैं, और ये दिव्य साल लाखों इंसानी सालों के बराबर हैं। मतलब एक तरफ कुछ 1000 साल और दूसरी तरफ लाखों। ये तो जमीन आसमान का फर्क हो गया है ना। लेकिन ठहरिए, ये कहानी सिर्फ समय और कैलेंडरों की नहीं है। युग शब्द का मतलब इससे कहीं ज्यादा गहरा है। असल में ये हमारी अपनी जिंदगी और हमारे समाज से भी जुड़ा है। मिसाल के तौर पर ऐत्रेय ब्राह्मण में युगों को इंसान की चेतना की अलग अलग अवस्थाओं की तरह बताया गया है। जैसे कलियुग का मतलब है सोया हुआ, द्वापर मतलब जागना, त्रेता मतलब खड़ा होना और सत्ययुग मतलब चलना। तो इसका मतलब ये हुआ कि युग सिर्फ समय का पैमाना नहीं, बल्कि हमारी अपनी जागरूकता का लेवल भी है। इसी तरह आयुर्वेद का मशहूर ग्रंथ चरक संहिता युगों की तुलना सीधे हमारी जिंदगी के पड़ावों से करता है। बचपन है सत्ययुग, जवानी है त्रेता, बुढ़ापा है द्वापर, और बीमारी या मौत की अवस्था ही कलयुग है। तो इस नजरिए से देखें तो एक सेहतमंद इंसान शारीरिक तौर पर कलयुग में है ही नहीं। और सबसे कमाल की बात तो ये है कि युग को बदला भी जा सकता है। महाभारत में भीष्म पितामह कहते हैं कि एक राजा अपने काम से, अपने शासन से युग बदल सकता है। अगर समाज में सब खुश हैं तो वो एक तरह का सत्ययुग ही है। इससे ये साफ होता है कि युग कोई बाहरी चीज नहीं, बल्कि ये हमारे समाज का ही आईना है। चलिए अब वापस उस बहस पर आते हैं जहां सबसे बड़ा टकराव है, टाइम की गिनती। यहाँ 2 सिस्टम्स के बीच सीधी टक्कर है, एक वेदों वाला और दूसरा पुराणों वाला। तो हमारे सामने 2 थ्योरीज हैं। एक जो कहती है कि युग चक्र छोटा है, लगभग 12,000 इंसानी सालों का, और दूसरी जो कहती है कि ये चक्र बहुत विशाल है, 43,20,000 सालों का। सारी की सारी बहस बस इन्हीं 2 नंबर्स के आसपास घूमती है। ठीक है, अब हम अपनी जांच के सबसे जरूरी हिस्से पर आ गए हैं। कलयुग शुरू कब हुआ? इसकी 2 सबसे पॉपुलर तारीखों को हम एक एक करके देखेंगे। इन्हें आप 2 अलग अलग केस स्टडीज की तरह समझ सकते हैं। सबसे ज्यादा मानी जाने वाली तारीख है 18 फरवरी 3102 BC, और इसका जिक्र हमें सूर्य सिद्धांत और आर्यभट्टीय जैसे पुराने एस्ट्रोनॉमिकल टेक्स्ट्स में मिलता है। अच्छा, तो इस तारीख के पीछे का सबूत क्या है? कहा जाता है कि सूर्य सिद्धांत जैसे ग्रंथों में एक खास प्लैनेटरी अलाइनमेंट, मतलब ग्रहों की एक खास स्थिति का जिक्र है। पर यहाँ एक बहुत ही मजेदार बात है। हुआ ये कि इस सबूत से कलयुग की तारीख नहीं निकाली गई, बल्कि इस तारीख को पहले से ही सही मानकर हमारे महान खगोल शास्त्री आर्यभट्ट के जन्म का साल निकाला गया। मतलब बात थोड़ी गोल गोल घूम गई है कि नहीं? और जब आज की टेक्नोलॉजी से उस तथाकथित अलाइनमेंट को चेक किया गया, तो पता चला कि वो तो परफेक्ट था ही नहीं। कई ग्रह अपनी बताई गई जगह पर थे ही नहीं। और सबसे बड़ी बात, सूर्य सिद्धांत में इस अलाइनमेंट का जिक्र सत्ययुग के अंत में है, कलयुग की शुरुआत में नहीं। अब आते हैं दूसरी थ्योरी पर। ये तारीख दी है स्कॉलर नीलेश नीलकंठ ओक ने, और ये पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ महाभारत में दिए गए एस्ट्रोनॉमिकल डेटा पर आधारित है। इस थियरी के हिसाब से कलयुग का कनेक्शन सीधा
महाभारत के युद्ध से है। 16 अक्टूबर को युद्ध शुरू हुआ और ठीक 18 दिन बाद 2 नवंबर को जैसे ही युद्ध खत्म हुआ, उसी पल कलयुग का आरंभ हो गया। इस तारीख का सबसे मजबूत सबूत महाभारत के शब्दों में ही है। युद्ध से ठीक पहले और युद्ध के दौरान युगांत यानी युग का अंत शब्द बार बार इस्तेमाल होता है, लेकिन जैसे ही युद्ध खत्म होता है ये शब्द अचानक गायब हो जाता है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा संकेत है। और अब हम इस पड़ताल के उस पॉइंट पर पहुंच गए हैं जहां दोनों थियरीज एक ऐसे विरोधाभास में उलझ जाती हैं जिसका कोई सीधा साधा जवाब हमारे पास नहीं है। और बस यहीं आकर गाड़ी फंस जाती है। ये एक ऐसा विरोधाभास है जिसका कोई सीधा हल नहीं है। सोच कर देखिए, अगर हम मान लें कि युग लाखों साल लंबे होते हैं तो रामायण का जो समय हम जानते हैं वो इसमें फिट ही नहीं बैठता। उस हिसाब से तो रामायण 8 लाख साल से भी ज्यादा पुरानी होनी चाहिए। ठीक है, तो फिर छोटा वाला चक्र मान लेते हैं, 12,000 साल वाला। पर अगर वो माने तो 1200 साल का कलयुग तो कब का खत्म हो चुका है। मतलब हम दोनों ही तरफ से एक पहेली में उलझ गए हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि हम एक ऐसी गुत्थी में फंसे हैं जहां कोई भी एक जवाब पूरी तस्वीर को सही साबित नहीं कर पा रहा है। चाहे हम लंबे युग वाली थ्योरी लें या छोटे युग वाली, दोनों में ही बड़ी दिक्कतें हैं। तो ये सब हमें एक आखिरी और सबसे बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। क्या युगों का असली रहस्य तारीखों में, कैलेंडरों में और लाखों सालों की गिनती में छिपा है? या फिर इसका जवाब हमारी चेतना, हमारे कर्म और हमारे समाज के अंदर ही मौजूद है? शायद इस पहेली को सुलझाने के लिए हमें बाहर नहीं बल्कि अपने अंदर झांकने की जरूरत है।